नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, जाति जनगणना यानी कास्ट सेंसस और इसकी मांग पर सरकार को झुकाने के बाद अब कांग्रेस ने अपना अगला प्लान तैयार कर लिया है, जिसमें एक बार फिर बीजेपी को झुकने पर मजबूर किया जा सकता है। आप जानते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बार बार जाति जनगणना को नकारने की बात की थी और नकारने के लिए तर्क भी दिए। कभी इसे अर्बन नक्सल सोच बताया तो कभी कहा कि देश में गरीब, महिला, किसान ये सब ही असली जातियां हैं। राहुल जब एक्सरे कर सिस्टम की बीमारी को पकड़ने की बात कहते थे तो इस बयान का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन अब बीजेपी ही कह रही है कि अगली जनगणना में जातियां भी गिनी जाएंगी ताकि उस आधार पर नीतियां बनाई जा सकें। इसके लिए संविधान का हवाला भी दिया जा रहा है और यही बात कांग्रेस भी पहले कह रही थी, लेकिन जब अब बीजेपी ये बात कह रही है तो इसका मतलब है कि यहीं पर कांग्रेस की बड़ी जीत है। इंडिया के बाकी दल भी इस जीत पर गदगद हैं और मान रहे हैं कि उनकी एकजुटता ने बीजेपी को झुका दिया। अब कांग्रेस इस जीत के बाद आगे की तैयारी में जुट गई है। कल शुक्रवार को कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस मुद्दे पर पार्टी की स्थिति और भविष्य की दिशा तय की जाएगी। यह बैठक कल शाम 4 बजे नई दिल्ली में होगी। कांग्रेस के मुताबिक जाति जनगणना का ऐलान ही काफी नहीं है, बल्कि अब इसकी समय सीमा, बजट और 50% आरक्षण की सीमा जैसे सवालों के जवाब भी नरेंद्र मोदी सरकार को देने होंगे। यानी मोदी सरकार सस्ते में नहीं छूटेगी, ये तय है। कल जब सरकार ने यह फैसला लिया तो राहुल गांधी ने बहुत सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि 4 जातियां हैं, उन्होंने जाति जनगणना की घोषणा कर दी। हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन हम टाइमलाइन चाहते हैं, यानी समय सीमा चाहते हैं कि यह कब होगी। तेलंगाना जाति जनगणना के लिए एक मॉडल बन गया है और इसके बाद अगला कदम आरक्षण की 50% की सीमा को हटाना और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को लागू करना होगा। ये तमाम बातें राहुल गांधी कल कह रहे थे। आइए जरा उनकी जुबानी सुन लेते हैं। राहुल गांधी की जुबानी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बातें कही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से कैसे बीजेपी बैकफुट पर है यह भी हम समझेंगे। सुनिए राहुल गांधी को। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है, एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां तो यहां साफ साफ राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को घेरा भी और साथ साथ कहा कि आपने जो किया है हम इससे सहमत हैं और हमारा पूरा सपोर्ट आपको है, लेकिन इसकी समय सीमा यानी टाइमलाइन चाहिए।
और आप जो कहते थे कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, जाति आधारित जनगणना पर को नकारते थे आप, आज आप आ गए हैं बैकफुट पर। चलिए आए, लेकिन समय सीमा तय कीजिए और 50% की जो कैपिंग है इसको भी खत्म कीजिए, आरक्षण की कैपिंग को। वहीं तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर, इस मसले पर अपनी बात रखी थी। आइए जरा उनकी बात भी आज सुन लेते। आज उन्होंने बात कही है, कल भी कही थी उन्होंने बात, आज भी उन्होंने अपनी बात रखी है मीडिया से चर्चा में। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, सुनिए जरा। एक बात समझना पड़ेगा, लगातार लालू जी संघर्ष करते रहे, सदन हो, सड़क हो, हमेशा से इस बात को उठाते रहे हैं। और हम सब लोग जो है, ये लालू जी की सोच थी कि भाई 30 साल पहले जो लड़ाई लड़ी और उन्होंने जो है, जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनी तो यहाँ जाति आधारित गणना कराया। और उस समय भी 15 में भी लालू जी ने बोला था कि जितने आरएसएस वाले हैं कान पकड़वा करके भी अगर करवाना पड़ेगा तो करवाएंगे। आज इतनी मजबूरी है, मजबूरी है, इन लोगों ने किया है, लेकिन विरोध इतने दिनों तक कौन कर रहा था लोग। यानी सम्राट चौधरी का ये कहने का मतलब है कि हम ही लोग के एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए, तो शेड्यूल 9 65% आरक्षण जो हमारा जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आया, खाली रिपोर्ट आ जाने से नहीं ना होगा, उस पर तो अमल करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको काम भी करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने 65% आरक्षण बढ़ाया, तो आपने शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला? ये भी देखने की बात है। अब सेंसस होगा, कब होगा, ऐसे ही अभी 4 साल डिले चल रहा है। सेंसस 21 में होना था, हो गया 25। अब परिसीमन से पहले होना चाहिए, अब देखते कब होता है, पहले ये हो तो जाए। आपका कहना है एजेंडा आप सेट करते हैं और काम बीजेपी और जेडीयू करती है। ये लालू जी हम लोगों का विचारधारा की जीत है और शुरुआत से ही हम लोगों ने इसके लिए लड़ी है। ये लालू जी और हम लोगों की विचारधारा की जीत है, ये कह रहे हैं यहाँ तेजस्वी यादव। इधर अखिलेश यादव ने भी इसी मसले पे अपनी बात रखी है और इसे पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के हक से जोड़ा है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, ये भी जरा सुन लीजिए उनकी जुबानी। अभी अभी सरकार ने फैसला लिया है, हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। ये शुरुआत है जहां से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना और पीडीए की लड़ाई के लिए अति महत्वपूर्ण ये चरण शुरू हुआ है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली हम लोगों ने, आपने समय समय पर इनकी चुनावी धांधली देखी है, चाहे वो मुजफ्फरनगर रहा हो, मुरादाबाद रहा हो, रामपुर रहा हो, करहल रहा हो, फैजाबाद की सीट रही हो, अयोध्या की सीट मिल्कीपुर रही हो। समय समय पर और सीसीटीवी में कैद होते हुए भी इनकी चुनावी धांधली हमने, आपने और जनता ने देखी है। इसलिए भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें, क्योंकि ये कोई भी धांधली गिनती में कर सकते हैं। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या
के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मारकर बैठे थे। ये अधिकारों के सकारात्मक लोकतांत्रिक आंदोलन का पहला चरण है और भाजपा की नकारात्मक राजनीति का अंतिम, भाजपा की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक चल भी नहीं सकता है। संविधान के आगे मन विधान बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो कह रहे हैं यहां पर अखिलेश यादव की संविधान के आगे मन विधान, संविधान के आगे मत विधान जो है वो बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन को सामाजिक न्याय के मामले में एक बड़ी जीत मिली है, निश्चित ही उसका असर बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि बीजेपी के बारे में यही समझा जा रहा है कि उसने भी बिहार में बढ़त लेने के लिए ये फैसला लिया है, लेकिन इसमें उसे नुकसान ज्यादा हो सकता है क्योंकि अब तक आरएसएस और बीजेपी इस मुद्दे पर इनकार करते रहे, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते अब इकरार करना जरूरी हो गया है। तो क्या जनता इसे स्वीकार करेगी, ये देखना होगा। आपको बता दूं कि आरएसएस और बीजेपी का इनकार आज का नहीं है बल्कि काफी पुराना है। जरा कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। 15 साल पहले यानी 2010 में आरएसएस के तत्कालीन संयुक्त सचिव, जी हां, तत्कालीन संयुक्त सचिव सुरेश भैया जी जोशी, इन्होंने कहा था उस समय कि अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जैसे वर्गों को दर्ज करना यानी यहां पर उनकी वर्गों की गिनती स्वीकार्य नहीं है, उनकी गिनती स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार्य है, माफी चाहूंगा, उनकी गिनती स्वीकार्य है, लेकिन जाति जनगणना दर्ज करना यानी जाति जनगणना करना जो है वो एक अच्छा विचार नहीं है क्योंकि ये सामाजिक एकता को कमजोर कर सकता है। ये भैया जी जोशी, सुरेश भैया जी जोशी ने 2010 में यानी आज से 15 साल पहले ये बात उन्होंने कही थी। वहीं आइए उसके बाद 2017 में आरएसएस के प्रचार प्रमुख जो हैं मनमोहन वैद्य, उन्होंने जाति आधारित जनगणना और आरक्षण के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिया था और ये कहा था कि इससे तो जातिवाद हमेशा कायम रहेगा। ये कहना था मनमोहन वैद्य का, प्रचार प्रमुख 2017 में। इसके बाद केंद्र की बीजेपी सरकार ने 2021 से 2023 तक संसद में बार बार कहा कि जनगणना में एससी एसटी के अलावा जाति डेटा एकत्र करने यानी इकट्ठा करने की कोई योजना नहीं है। इसके लिए तकनीकी चुनौतियों का हवाला दिया गया। लेकिन जुलाई 2021 में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार अन्य जातियों की जनसंख्या गणना नहीं करेगी। साफ साफ नित्यानंद राय ने उस समय गृह राज्य मंत्री, उन्होंने कहा 2021 में कि सरकार अन्य जातियों की जनगणना यानी जनसंख्या की गणना नहीं करेगी। ये साफ उन्होंने कह दिया था 2021 में। आगे बढ़ते हैं 2023 में। दिसंबर 2023 में आरएसएस के यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विदर्भ क्षेत्र प्रमुख श्रीधर गडगे उन्होंने जाति जनगणना का विरोध किया। ये कहते हुए विरोध किया कि ये कुछ लोगों को राजनीतिक लाभ देगा लेकिन राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन 30 अप्रैल यानी कल 30 अप्रैल 2025 को सुरेश भैया जी जोशी, जो 15 साल पहले जिन्होंने बयान दिया था कि जाति जनगणना जो है वो एससी एसटी के लिए तो ठीक है, उनका दर्ज करना उसको ठीक है, लेकिन जातियों की गणना जरूरी नहीं है, ठीक नहीं होगा, इससे सामाजिक समरसता में कमी आएगी। तो वो कह रहे हैं कल जब इसकी घोषणा हो गई तो उन्होंने कहा कि देश के लिए जो आवश्यक हो वो किया जाना चाहिए और साथ ही कल्याण पर ध्यान देने की जरूरत है। अब सुरेश भैया जी जोशी अब बात से पलट गए। ये कुछ तारीखें हैं, कुछ तथ्य हैं दोस्तों जो अभी मैंने आपके सामने रखी हैं और बताने की कोशिश की। इसके अलावा आरएसएस और बीजेपी के नेता कई मंचों से इस पिछले वर्षों में जाति जनगणना की मुखालफत कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने सामाजिक न्याय के एजेंडे के केंद्र में रखा यानी सेंटर पॉइंट में रखा। तो अब बीजेपी को झुकना पड़ा है क्योंकि कांग्रेस उन अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को टारगेट कर रही है जो पिछले कुछ चुनावों से बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं।
पार्टी के भीतर इस बात पर जोर है कि जनता को यह बताया जाए कि सरकार का यह फैसला कांग्रेस के लगातार दबाव का नतीजा है। दरअसल कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनी नैतिक जीत को भुनाएगी ताकि ओबीसी और अन्य वंचित समुदायों के बीच अपनी पैठ कांग्रेस बढ़ा सके, और इसी से बीजेपी परेशान हो रही है। और इसी के तहत कल यानी 2 तारीख को कांग्रेस ने अपनी सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है दिल्ली में शाम 4 बजे। इधर बीजेपी की परेशानी उसके समर्थक भी बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, शरबत में धर्म ढूंढने वाले रामदेव को आज दिल्ली हाई कोर्ट से फटकार लगी है। शरबत में धर्म खोज रहे थे, आप याद कीजिए, फटकार लगी है दिल्ली हाई कोर्ट से। आप देख रहे हैं, हाई कोर्ट बोला रामदेव को और अवमानना का नोटिस जारी करेगा दिल्ली हाई कोर्ट। आप नीचे देख रहे होंगे हेडलाइंस में, रामदेव पर दिल्ली हाई कोर्ट सीधा तो फटकार लगी है वहां दिल्ली के हाई कोर्ट में, और अदालत ने कहा है कि वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं। इधर पहलगाम के बाद मुस्लिमों को निशाने पर लेने वालों को आज इस हमले में मारे गए नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने बड़ा संदेश दे दिया है। हिमांशी ने साफ साफ क्या कुछ कहा है, उनकी जुबानी सुन लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जरा सुनते हैं हिमांशी ने क्या संदेश दिया है, क्या कुछ कहा है। हिंदू और मुसलमान जो कर रहे हैं लोग इस पहलगाम हमले के बाद, उनके लिए एक सबक है, क्योंकि एक भुक्तभोगी एक परिवार का, हिमांशी का पति आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हिमांशी जो संदेश दे रही हैं बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिए। अमर रहे शहीद विनय नरवाल, अमर रहे, अमर रहे। People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. जस्टिस भी चाहेंगे। Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. आप भी ब्लड डोनेट donate. विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पर आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. ठीक है। तो यहाँ सुन रहे थे, यहाँ हिंदू मुसलमान ना मत कीजिए, और ब्लड डोनेशन कैंप, बाकी चीज़ें यहाँ चल रही हैं, बाकी बातें यहाँ रखी जा रही हैं। हिमांशी नरवाल जो हैं वो अपनी बात रखते हुए, लेकिन महत्वपूर्ण है कि पहलगाम मामले को जिस रूप में, जिस रंग में ढालने की कोशिश हुई, अब वो नहीं हो पाया है, और इधर जातीय आधारित जनगणना की बात हो रही है। तो दोस्तों, आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि कैसे बैकफुट पर आई है बीजेपी, और बीजेपी को झुकाने की तैयारी में है कांग्रेस, और इसके लिए कांग्रेस ने तैयार कर लिया है बड़ा प्लान। क्या प्लान है ये भी समझेंगे, और कैसे बैकफुट पर बीजेपी